हेलो दोस्तों, कहानी कही अनकही में आपका स्वागत है। दृढ़व्रती विक्रमार्क पेड़ के पास लौट आए। पेड़ पर से शव उतारा और कंधे पर डालकर सदा की भांति चुपचाप शमशान की ओर चल पड़े। तब शव में वास करने वाले बेताल ने पूछा, राजन, इस अर्धरात्रि के समय आपको सुखपूर्वक शैया पर शयन करना चाहिए था, पर मैं समझ नहीं पाता कि आप किस प्रयोजन से प्रेरित होकर इस भयानक शमशान में इतना श्रम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजा ललितादित्य के भांति आपने जनता में अपनी लोकप्रियता खो दी है और अब किसी शत्रु के भय से यहाँ भटक रहे हैं। राजा को सदा विवेकशील और पुरुषार्थी होना चाहिए। इस संदर्भ में मैं आपको राजा ललितादित्य की कहानी सुनाता हूँ। श्रम को भुलाने के लिए सुनिए। बेताल कहानी सुनाने लगा। दक्षिण देश पर राजा ललितादित्य का शासन था। उनका जन्मदिन निकट ही था। इस उपलक्ष्य में उन्होंने सोचा कि किसी ऐसे एक व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए जो जनता में सर्वाधिक लोकप्रिय हो। राजा के विश्वसनीय गुप्तचरों ने 1 माह तक राज्य के एक एक कोने का भ्रमण कर अंत में यह निष्कर्ष निकाला कि जनता के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति डाकू गजाधर सिंह है। उन्होंने यह सूचना राजा को दे दी। गुप्तचरों के मुख से यह समाचार सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा ललितादित्य ने अपने मंत्री कपिलेश्वर को बुलाकर कहा, मंत्रीवर, हमें यह सूचना मिली है कि राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय व्यक्ति डाकू गजाधर सिंह है। उधर हमने राज्य भर में इस आशय का ढिंढोरा पिटवाया है कि लुटेरे और हत्यारे डाकू गजाधर सिंह को जो भी व्यक्ति जीवित या मुर्दा पकड़ कर लाएगा उसे 1 लाख रजत मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। हम बड़े धर्म संकट में पड़ गए हैं। लोकप्रियता के नाम पर हम एक डाकू का सम्मान कैसे कर सकते हैं? जी हाँ महाराज, आपका कहना सत्य है। हमें इस समस्या पर बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए, मंत्री ने उत्तर दिया। मंत्री कपिलेश्वर, गजाधर आज तक इसीलिए नहीं पकड़ा जा सका क्योंकि उसे जनता का सहयोग प्राप्त है। राजा ने जिस डाकू को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए इनाम की घोषणा की हो, यदि प्रजा उसका बचाव करती है तो यही मानना पड़ेगा कि लोगों के हृदय में उसका आदर है। क्या यह राष्ट्रद्रोह नहीं है? राजा ललितादित्य के स्वर में रोष था। मंत्री कपिलेश्वर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, महाराज, हमें सबसे पहले इस बात का पता लगाना होगा कि हमारी प्रजा में वे किस तरह के लोग हैं जो डाकू का आदर करते हैं। तक हम बात के मूल में नहीं पहुंचेंगे, समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। ऐसा भी हो सकता है कि स्थितियां जटिल रूप धारण कर लें और हम अपने राज्य के अंदर तथा बाहर भी उपहास के पात्र बन जाएं। इसके बाद राजा ललितादित्य और मंत्री कपिलेश्वर ने बहुत सोच विचार के बाद एक निर्णय लिया। जनता डाकू गजाधर का आदर क्यों करती है, यह जानने के लिए दोनों छद्म वेश में दक्षिण देश का भ्रमण करने निकल पड़े। राजा और मंत्री ने राज्य भर का भ्रमण किया और गजाधर के बारे में जनता का विचार जानने का प्रयत्न करने लगे। वे जिन लोगों से भी गजाधर के बारे में प्रश्न करते, एक ही उत्तर मिलता, गजाधर सिंह तो देवता के समान है। ना तो किसी ने उसकी शिकायत की, ना उसका पता ठिकाना बताया। एक दिन राजा और मंत्री किसी गांव की एक सराय में ठहर गए। वहां लोकनाथ नाम के एक व्यक्ति से उनका परिचय हुआ। राजा और मंत्री ने अपने को परदेसी बताकर उससे पूछा, हमने सुना है कि तुम्हारे राजा ने यह ऐलान करवाया है कि जो भी व्यक्ति राज्य के कुख्यात डाकू गजाधर सिंह को पकड़कर उन्हें सौंपेगा उसे 1 लाख रजत मुद्राएं दी जाएंगी। हम दोनों उस डाकू को पकड़ने और 1 लाख मुद्राएं पाने के विचार से इस राज्य में आए हुए हैं। लेकिन हम जिस किसी के सामने गजाधर का नाम लेते हैं वह यही कहता है कि गजाधर तो देवता है। एक डाकू को देवता कहना क्या आश्चर्य की बात नहीं है? उनका प्रश्न सुनकर लोकनाथ ठहाका मारकर हंस पड़ा और बोला, जनता के हृदय में गजाधर के प्रति जो आदर भाव है उसे जानकर भी यदि आप अपने विचार पर टिके रहते हैं तो समझना चाहिए कि आप सचमुच परदेसी हैं। राजा ललितादित्य ने कुछ क्रोध से कहा, एक डाकू को देवता मानकर उसका बचाव करने वाली इस देश की प्रजा नैतिक दृष्टि से कितनी पतित है, यह साफ मालूम हो जाता है। तुम्हारे राजा धर्मात्मा हैं, इसीलिए वे प्रजा के इस अनाचरण को इतनी उदारतापूर्वक सहन कर रहे हैं। यदि ऐसी कोई घटना दूसरे राज्य में हुई होती तो यह कार्य राष्ट्रद्रोह माना जाता। लोकनाथ ने राजा की आंखों में तीक्ष्ण दृष्टि से देखकर साहसपूर्वक कहा, इस देश के राजा की तुलना में गजाधर कतई डाकू नहीं है। राजा ललितादित्य का इतना सुनना था कि उनका क्रोध भड़क उठा। वे कठोर स्वर में कुछ कहने को हुए कि मंत्री ने इशारा करके उन्हें रोक लिया। मंत्री के मन में अचानक यह विश्वास जगा कि लोकनाथ के मुंह से गजाधर के बारे में वास्तविक समाचार जाना जा सकता है। उसने नम्रता दिखाते हुए कहा, क्षमा करो भाई, गजाधर के प्रति जनता का आदर भाव जानकर भी हमने कुछ कठोरता दिखाई है, लेकिन एक शंका हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। हमारी समझ में यह बात नहीं आती कि जनता यह क्यों सोचती है कि गजाधर डाकू नहीं देवता है और राजा से बढ़कर उत्तम इंसान है।
मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही कि राजा का कर वसूल करना क्या डकैती है, लुटेरापन है। लोकनाथ कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, क्या मैं वास्तविक बात बता दूं? इस देश के राजा में धनी निर्धन का कोई विचार नहीं है और वे जबरदस्ती कर वसूल करते हैं। इतना ही नहीं, वे कर से होने वाली राज्य की आय से थोड़ा सा हिस्सा भी जनता के कल्याण के कार्यों में खर्च नहीं करते। जबकि गजाधर ठीक इसके विपरीत है। वह अन्यायपूर्वक धन कमाने वालों तथा भ्रष्टाचारियों को ही लूटता है और इस प्रकार प्राप्त धन को गरीबों में बांट देता है। यहाँ तक कि वह अपने ऊपर भी कुछ खर्च नहीं करता। उसकी उपकार भावना से हजारों गरीब परिवारों का कष्ट दूर हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि जनता उसे देवता कहती है तो कौन से आश्चर्य की बात है। मंत्री कपिलेश्वर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे कथन में सत्य का अंश तो अवश्य है, पर उसे पूरी तरह सही मान लेना उचित नहीं है। कर लगाना और उसे वसूल करना, उस धन के उपयोग के बारे में निर्णय लेना, ये सब राज्य के काम है और राजा इनका निर्णायक होता है। गजाधर यदि कानून को हाथ में लेकर राजा के कार्यों में दखल देता है और राजा के खिलाफ वातावरण बनाता है तो यह तो अवश्य ही राजद्रोह है। हमें तो संदेह होता है कि वह किसी दिन राजगद्दी को भी हथियाने की कोशिश कर सकता है। मंत्री की बात पर लोकनाथ ने नकार में अपना सिर हिला दिया और कहा, गजाधर ऐसी किसी दुष्ट मनोवृत्ति का शिकार नहीं है, पर वह यह अवश्य मानता है कि लोगों की हालत का विचार न करके कर लगाना डकैती जैसी घृणित कार्य ही है। युद्ध की आशंका न होने पर भी राजा 1 लाख सैनिकों का पोषण कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने दरबार की नर्तकी के लिए एक सुंदर भवन बनवाया है और तमाम धन खर्च किया है। अपने सुख आराम के लिए उन्होंने ग्रीष्म ऋतु के लिए अलग और जाड़े के मौसम के लिए अलग महल बनवाए हैं। क्या यह जनता से कर के रूप में वसूले हुए धन का सही उपयोग है? यही कारण है कि आज जनता की दृष्टि में राजा लुटेरा बन गया है और डाकू जनता का सेवक बनकर सबके प्रेम और आदर का पात्र है। लोकनाथ का उत्तर सुनकर राजा ने अपना सिर झुका लिया। वे कुछ देर मौन रहकर लोकनाथ से बोले, भाई, तुमने गजाधर के बारे में हमें ऐसी अनेक उपयोगी बातें बताई जिनके बारे में हम बिल्कुल अपरिचित थे। हम इस बात के लिए अत्यंत दुखी हैं कि ऐसे परोपकारी व्यक्ति को बंदी बनाकर राजा से पुरस्कार प्राप्त करना चाहते थे। राजा ललितादित्य ने अब भ्रमण में अधिक समय नष्ट करना उचित न समझा। वे मंत्री के साथ राजधानी लौट आए। दूसरे दिन कपिलेश्वर ने राजा ललितादित्य के दर्शन करके कहा, महाराज, कल सराय में मिला लोकनाथ और कोई व्यक्ति नहीं, स्वयं डाकू गजाधर सिंह था। आप मुझे क्षमा करें, मैंने जानते हुए भी यह बात आपसे छिपाई। मैं यही सोचकर मौन रह गया कि इस क्षण यह प्रकट करना कहीं हानिकारक सिद्ध न हो जाए। मंत्री की बात सुनकर राजा ने मुस्कुरा कर कहा, मंत्रीवर, मैं भी समझ गया था कि लोकनाथ ही डाकू गजाधर सिंह है। इसके बाद राजा ने समर्थ गुप्तचरों को नियुक्त किया और जनता को सताने वाले राजकर्मचारी तथा अनुचित तरीके से धनार्जन करने वाले भ्रष्टाचारी व्यापारियों का पता लगाया और उन्हें कठिन दंड दिया। इसके बाद राजा ललितादित्य ने जनता के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यों को किया और प्रजा के हृदय सम्राट बन गए। इसके बाद जनता के सेवक और हितैषी गजाधर का नाम निशान भी न रहा। वह कहाँ चला गया किसी को नहीं मालूम। बेताल ने यह कहानी सुनाकर कहा, राजन, राज्य भर में राजा के नाम को कलंकित करने वाला डाकू गजाधर सिंह जब अकेला उनके हाथ लगा तो राजा ने उसे बंदी क्यों नहीं बनाया? इससे यही पता लगता है ना कि राजा ललितादित्य न केवल अविवेकी थे बल्कि कायर और पौरुषहीन भी थे। डाकू गजाधर को फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर उसके उपरांत ही राजा को प्रजा के कल्याणकारी कार्यों को करना चाहिए था। राजा ने ऐसा क्यों नहीं किया? यदि आप इस संदेह का समाधान जानबूझकर भी न करेंगे तो आपका सिर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। विक्रमार्क ने उत्तर दिया, राजा ललितादित्य के विषय में डाकू गजाधर सिंह ने जो बातें कहीं उनसे उन्हें स्पष्ट विदित हो गया कि वे जनता की दृष्टि में कितने गिर गए हैं। पर वे यह भी समझ गए कि डाकू गजाधर का राज्य के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में सम्मान करना अनुचित है। साथ ही यह भी अनुचित है कि उसे क्षमा कर दिया जाए। इन दोनों ही बातों से गजाधर के प्रभाव के बढ़ने की संभावना थी। अब रही उसे बंदी बनाकर फांसी पर चढ़ाने की बात। इस घटना से प्रजा में विद्रोह पैदा हो सकता था। यह कार्य एक प्रकार से जनता की आदर भावना का दमन करने की भांति होता। इन सभी बातों पर गंभीरता से विचार करके राजा ललितादित्य ने एक तीसरा ही मार्ग निकाला। उन्होंने अपने पद और अपनी संपदा के बल पर इतने अधिक लोक कल्याणकारी कार्य किए जिनकी तुलना में गजाधर के कार्यों का कोई मूल्य नहीं रह गया। इसी कारण प्रजा धीरे धीरे गजाधर को भूलने लगी और एक दिन उसका नाम निशान ही मिट गया। इन सब बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि राजा ललितादित्य पौरुषहीन, कायर और अविवेकी नहीं थे, बल्कि उनके अंदर राजनीति की कुशलता और एक श्रेष्ठ राजा के सभी गुण मौजूद थे। इस प्रकार राजा के मौन होते ही बेताल शव के साथ अदृश्य होकर पुनः पेड़ पर जा बैठा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।